तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों ने जो हमारी पिछली वीडियो में सपोर्ट किया था उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी का सेकंड पार्ट जो हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इन सभी चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो जैसे हम लोग देखें संयोजन अभिक्रिया, तो आपको यहाँ पर शब्द को समझना है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो चीजें आपस में जुड़ जाएंगे तो उसी को संयोजन कहा जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया में भी वही होगा कि दो चीजें मिलकर के किसी एक चीज का निर्माण करेंगी। तो आप लोग शब्द को समझते चलिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। परिभाषा हम लोग देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक का मतलब हमने क्या बताया था, जो बाएं तरफ चीजें होती हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, तत्व या फिर यौगिक हो सकते हैं, आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो चीजें मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करेंगे या प्रतिफल का निर्माण करेंगी तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम लोग परिभाषा बोले तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो बिना बुझे हुए चूने, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बाजार में मिलता है चूने पत्थर के रूप में, हम लोग देखते हैं टुकड़े के रूप में रहता है। जब उसको ले आकर के हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि जल में डालने पर वो उबलने लगता है, मतलब जल जो होता है धीरे धीरे गर्म हो जाता है और हमको बुझा हुआ चूना मिलता है। इसी के साथ उसमें से उष्मा भी बाहर निकलती है, मतलब गर्मी निकलती है, और जिस बर्तन में हम लोग उसको रखे रहते हैं वो बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो अगर अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर देखें तो जो चीजें हमने यहाँ पर अभी देखी उसी कहानी को हम लोग अब समीकरण के रूप में देखते हैं। अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में समझते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो था उसी को हमने क्या किया, जल के साथ मिक्स किया या जल में डाला उसको, तो हुआ क्या, हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं साधारण भाषा में, वो चीजें हमको प्राप्त हो गई, जिसको घर पे लोग कुछ लोग खाते भी हैं। तो यही होता है बुझा हुआ चूना। इसी के साथ उष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो चीजें आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। तो ये दोनों मिलकर के जो बना रही हैं किसी एक चीज का निर्माण कर रही हैं, मतलब ये दो चीजें थी और यहाँ पर मिलकर के एक चीज का निर्माण कर दिए। तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर एक उत्पाद का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे उष्मा भी है, तो आपको लग रहा होगा कि एक चीज तो ये भी हो सकती है, उष्मा भी। लेकिन अगर आप लोग पदार्थ की परिभाषा याद करें, जो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, तो पदार्थ की परिभाषा क्या थी, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। तो उष्मा जो है इसको पदार्थ के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। इसके अलावा प्रकाश हो गया, मन हो गया, विचार हो गया, ये सभी चीजें जो होती हैं इसको हम लोग पदार्थ के अंतर्गत नहीं गिनते हैं, क्योंकि इसमें वजन नहीं होता है और ना ही ये स्थान घेरता है। तो इस तरह से हम लोग संयोजन अभिक्रिया को समझ गए, मतलब जब दो चीजें मिलकर के किसी एक चीज का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया को, जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो संयोजन के बिल्कुल विपरीत क्या हो जाएगा, वियोजन। अब आपके मन में परिभाषा भी बन गई होगी कि संयोजन का मतलब जुड़ना था और वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, टूटना। तो जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के एक चीज बनाती थी तो संयोजन था। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक चीज जो होगा वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक बाह्य ऊर्जा के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक छोटे सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। मतलब कोई एक चीज टूटेगा और दो या दो से अधिक चीजें बनेंगी, तो यह वियोजन अभिक्रिया होती है। इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। केवल एक आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी तुरंत ही समझ जाएंगे। तो उष्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो गर्मी के कारण होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वियोजन उष्मा या उच्च ताप देने पर संपन्न होती है, या फिर ऐसा वियोजन जो उष्मा के कारण संपन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम लोग उष्मा देते हैं तो यह उष्मा लेकर के क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट जो था, जब उसको हमने गर्मी दिया, उष्मा दिया, तब जाकर के दो चीजों में टूट गया। तो यहाँ पर दो चीजें बनी है एक चीज से, तो इस तरह से यहाँ पर वियोजन हो गया। और कौन सा वियोजन है, तो किसकी वजह से टूटा, उष्मा की वजह से। तो कौन सा वियोजन होगा, उष्मीय वियोजन। इस तरह से हमारा पहला जो वियोजन अभिक्रिया है उसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसको तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं।
प्रकाशीय वियोजन। अब आपके मन में परिभाषा भी बन गई होगी कि जो वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। जब वियोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है या इसका उपयोग श्याम फोटोग्राफी में भी होता है। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा समझे, जब वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। ऐसा देखते हैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस इसमें से अलग हो जाती है। मतलब एक पदार्थ था, टूट करके दो पदार्थों का निर्माण किया, वियोजन अक्रिया हो गई। किसकी वजह से टूटे हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से, मतलब प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो कौन सा होगा, प्रकाशीय वियोजन। अब इसको तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत वियोजन, जब वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होगा तो उसको विद्युत वियोजन कहा जाएगा। जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला अपघटन, मतलब जब करंट उसमें प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब जो वियोजन होगा उसको हम लोग विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे जल में अगर करंट प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट भी जाता है। तो यहाँ पर वियोजन किसकी उपस्थिति में हुआ, विद्युत की वजह से। तो कौन सा वियोजन होगा, विद्युत वियोजन। अब आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो संयोजन और वियोजन पढ़ लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है जब दो जगह पर विस्थापन होगा उसको हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विस्थापन अपक्रिया पहले क्या है उसको देख लेते हैं। एक पेज आगे चला गया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, विस्थापन का मतलब होता है खिसकाना। हमने कहा आप शब्द पर ध्यान दीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है, खिसकाना। मतलब जो ज्यादा ताकतवर तत्व होता है वो कम ताकतवर को खिसका सकता है, हटा सकता है। जैसे अगर हम लोग इंसानों में बात करें तो जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है वो कम ताकतवर व्यक्ति को आसानी से हटा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एकदम सीधा सीधा अगर बोलें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब लोहे की कील को, आयरन को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीले रंग से हरे रंग बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ने जो क्या किया, कॉपर को विलयन में से हटा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विस्थापन अपक्रिया हो रही है, इसको खिसका दे रहा है, हटा दे रहा है, ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर हम उदाहरण में देखते हैं इसके समीकरण में आयरन की जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि आयरन कॉपर को हटा देता है। और देखिए यहाँ पर सल्फर के साथ पहले कौन जुड़ा था, कॉपर था, लेकिन अब यहाँ पर सल्फर के साथ आयरन जुड़ा हुआ है तो कॉपर को इसने निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुई है, विस्थापन अपक्रिया हुई है, क्योंकि यहाँ पर अधिक क्रियाशील वाले ने कम क्रियाशील वाले को खिसका करके बाहर कर दिया था या उसको हटाकर उसका जगह ले लिया था। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, मतलब जब दो जगह पर विस्थापन होगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक ही जगह पर हो रहा है, द्विविस्थापन में क्या होगा, दो जगह पर विस्थापन होगा। अब हम लोग देखते हैं परिभाषा इसकी। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है तथा जिसके फलस्वरूप एक अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या एक दूसरे का स्थान बदलते हैं तो उसे हम लोग कौन सी अपक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक अपक्रिया आपको और भी मिल जाएगी इसी परिभाषा को याद करके, उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया। आप लोगों ने यहाँ पर देखा परिभाषा में कि कोई ठोस अविलेय पदार्थ बनता है, मतलब कुछ चीजें जो होती हैं अपक्रिया कराने पर वो गलता नहीं है और नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग अविलेय पदार्थ कहेंगे, जो उसमें घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विस्थापन अपक्रिया के बाद द्विविस्थापन अपक्रिया भी यहाँ पर हो रही है और अवक्षेपण अपक्रिया भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अवक्षेप भी बन रहा है। चलिए देखते हैं समीकरण में, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो सोडियम सल्फेट का विलयन तथा बेरियम क्लोराइड विलयन को आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट हमने लिया, उसको बेरियम क्लोराइड में मिक्स किया। अब जब दोनों को आपस में मिलाया गया, एक्वस का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब दोनों को मिक्स किया गया तो उसमें क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, जो सफेद अवक्षेप के रूप में, मतलब ये गलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। और इसी के साथ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से, वो भी इसी में निर्माण हो रहा है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम ने किसको हटाया, बेरियम को हटाया, और बेरियम ने सोडियम को, मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सल्फर के साथ पहले कौन जुड़ा था, पहले जुड़ा है सोडियम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सल्फर के साथ कौन आ गया,
बेरियम आ गया। यहाँ पर क्लोरीन के साथ पहले कौन जुड़ा था, बेरियम जुड़ा था, लेकिन अब कौन आ गया यहाँ पर, सोडियम आ गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दो जगह पर विस्थापन हो रहा है, तो इसको हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे या फिर अवक्षेपण अपक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। आप ये समझ चुके होंगे। अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। इस पूरे फर्स्ट चैप्टर का सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक जो है वो यही चीज है। इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। केवल आप इसको आराम से देखते चलिएगा, बस आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसको पढ़ने के बाद। रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने या पृथक होने के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन का मतलब आप एकदम आसान भाषा में समझिएगा कि होता क्या है कि उपचयन मतलब ऊपर जाना। आप अपने समझने के लिए ऐसा देख लीजिएगा। उपचयन का मतलब होता है ऊपर जाना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन के संदर्भ में देखिएगा तो किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन जो होता है निकल जाता है, तो उसे हम लोग उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पर कौन सी अपक्रिया होगी, उपचयन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो बना, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी, उपचयन अपक्रिया। क्योंकि हमने बताया अभी कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन अपक्रिया होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन का ह्रास जब होगा या फिर कोई समीकरण ऐसा हो सकता है जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो वहां पर भी कौन सी अपक्रिया होगी, उपचयन अपक्रिया होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का त्याग एक होता है। जैसे सोडियम जो होता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है क्योंकि इसके पास एक ज्यादा रहता है। तो इस तरह से जब कोई तत्व या फिर पदार्थ जो होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहां पर भी कौन सी अपक्रिया होगी, उपचयन अपक्रिया होती है। अब इसी का ठीक उल्टा अपचयन हो गया। हमने बताया कि काफी परिभाषा है आपके फर्स्ट चैप्टर में, पहली परिभाषा के उल्टा पढ़ रही है, तो आप लोग केवल एक समझ लीजिए, दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अपचयन, जिसको रिडक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में। अभी इन दोनों से मिलकर एक और अपक्रिया भी बनेगी। चलिए देखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है, एकदम उल्टा चल रहा है, आप लोग देखिए, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था उपचयन में, इसमें ऑक्सीजन घटेगा, या हाइड्रोजन की वृद्धि या योग होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तो होता क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो था हाइड्रोजन से अपक्रिया करके कॉपर को अलग कर देता है और ऑक्सीजन जो था किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होता है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अपचयन भी और उपचयन भी। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। हमने बताया ना कि दोनों को मिला करके एक और अपक्रिया भी बनेगी जिसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। एकदम सिंपल से समझिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। रेडॉक्स का मतलब क्या है, अपचयन उपचयन दोनों साथ में मिलाकर होगा। हमने बताया ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या बन गया, रेडॉक्स बन गया। मतलब अपचयन उपचयन दोनों साथ में होगा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन ऑक्सीडेशन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन रिडक्शन होता है, अर्थात दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें हाइड्रोजन के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो इसका होता क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन का त्याग कर देता है या इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इस तरह से देखते हैं कि कॉपर का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसी के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन। तो दोनों चीजें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ में हो रहा है, मतलब कॉपर जो है उसका अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का जल में जुड़ने पर उपचयन हो जा रहा है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ में होते हैं उसे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक और अपचायक, ये शब्द से आप लोग याद कीजिएगा वरना आप हमेशा के लिए कंफ्यूजन आपके मन में बना रहेगा। तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन देने वाला। शब्द से आप लोग याद कीजिएगा, बाकी वैसे याद करने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग।
ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करने वाला या उपचयन करने वाला, ऑक्सीकरण उपचयन करने वाला। तो जो ऑक्सीजन को छोड़ेगा वही तो उपचयन करेगा दूसरे का, उपचयन करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण करेगा या उपचयन करेगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया हाइड्रोजन को, मतलब इसने अपना ऑक्सीजन दिया है जिसकी वजह से हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, वरना नहीं हो पाता। तो ऑक्सीकरण करने वाला कौन है, कॉपर है। तो कॉपर को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकारक कहा जाएगा, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को दिया है। अब दूसरा दिया गया है अपचायक, मतलब क्या होता है, अपचयन करने वाला। अपचायक मतलब अपचयन करने वाला, मतलब इसी के उल्टा हो जाएगा। तो अपचयन करने वाला यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपचयन करने वाला कौन है, हाइड्रोजन जो है इसने अगर इसने लिया ना होता ऑक्सीजन को कॉपर से तो क्या इसका अपचयन हो पाता, कॉपर तब तो उपचयित रहता, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा ही रहता, लेकिन हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन ले लिया, इसी वजह से इसका अपचयन हो गया है। तो यह अपचयन करने वाला है, तो जो अपचयन करेगा उसको अपचायक कहा जाएगा और जो ऑक्सीकरण करेगा, उपचयन करेगा, उसको ऑक्सीकारक कहा जाएगा। अब इस शब्द में आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं उष्मा के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। अब हम देखते हैं कि उष्मा जब दी जाती है या फिर उष्मा जिसमें से निकलती है उस आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। इसको भी आप शब्द से ही समझिएगा। उष्मा क्षेपी का मतलब निकलना होता है, क्षेपी मतलब उत्सर्जित करना होता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर उष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण में उष्मा ऊर्जा भी निकलती है या उत्सर्जित होती है उन्हें उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल है, इसी का उल्टा पड़ेगा उष्मा शोषी। इसको समझिए, ये अपने आप आ जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन तथा मानव शरीर में होने वाली श्वसन भी एक उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो वो कौन सी अपक्रिया में आएगी, वो भी आएगी उष्मा क्षेपी के अंतर्गत ही। जैसे हम लोग देखो हमारे अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो होता क्या है कि सांस जब अंदर जाती है तो उसी के साथ मिक्स होकर के क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस के रूप में बाहर निकलती है। हम लोग देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उसी के साथ जलवाष्प भी निकलता है और उष्मा भी निकलती है ऊर्जा के रूप में, जिसको हम लोग ठंडी में एकदम सही से देख सकते हैं। रियल में ठंडी में होता क्या है, आप लोग देखेंगे कि शरीर से जो मुख होता है हमारा, वहां से देखते हैं कि भाप निकलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उसी वजह से ही उष्मा निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, गर्मी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। इसीलिए यहाँ पर उष्मा क्षेपी अपक्रिया श्वसन को कहा गया है। अब आगे देखते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। शोषी मतलब सोखने वाला। तो जो उष्मा को सोखेगा या जिसको उष्मा देने की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अपक्रिया। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारकों के पुराने बंधों को तोड़ने के लिए बाह्य रूप से उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब अपक्रिया कराने के लिए इसको गर्मी देने की जरूरत पड़ती है, ये हमको नहीं देता है, हमको इसे देना पड़ता है ताकि अपक्रिया आगे चल सके। तो देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो हमने देखा अभी बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस जो था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, जब उसको हम लोग दीवार पर पुताई करते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि चमक आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड था जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तब जाकर के क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सफेद रंग का होता है। और देखेंगे आप लोग तुरंत चमक नहीं आती है, कुछ टाइम के बाद आती है क्योंकि इसके बनने में टाइम लगता है। तो आपके दीवार पर भी अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इसको गर्मी दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो जमा हुआ है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब इसको हमने उष्मा दिया है तो इसने उष्मा को सोख करके दो चीजों को बनाया है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी, उष्मा शोषी अपक्रिया। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रकार। यही हमारा लास्ट रीडिंग हो जाएगा, इसी के बाद पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर का। चलिए देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे धीरे धीरे नष्ट होना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना। तो जब कोई चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी उसी को संक्षारण कहा जाता है। जैसे हम बात करें धातुओं में तो लोहा जो होता है आप लोग देखेंगे कि बाहर जो रखा रहता है लोहा, कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लग जाता है और वह धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, संक्षारण कहा जाता है। और जब लोहा समाप्त होगा तो उसको जंग लगना कहते हैं।
तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित नमी, जिसको आर्द्रता कहते हैं, वायु, ऑक्सीजन तथा अम्लों के संपर्क में आती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब वायु, नमी आदि में आकर धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना, जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे खुले में छोड़ने पर कोई भी लोहे की चीज, वो होते क्या है, धीरे धीरे उस पर भूरे या लाल रंग की परत चढ़ती है और अंततः वह खत्म हो जाती है पूरी तरह से। तो जैसे सड़ जाती है उस तरह से खत्म हो जाती है। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तो आप लोग चांदी के जो आभूषण होते हैं घर पे जो रखे रहते हैं, उसमें भी आप लोग कुछ टाइम के बाद नोटिस करेंगे उसको साफ करवाना पड़ता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि चांदी जो होती है वो सल्फर के साथ अपक्रिया कर लेती है। जो वायुमंडल में सल्फर है उसके साथ अपक्रिया करके काले रंग की परत बना देती है, जिससे चांदी काला दिखाई देने लगता है। और उसी तरह से तांबा जो होता है उस पर भी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसको आप तांबे के पुराने सिक्कों में देख सकते हैं, हरे रंग का बन जाता है। और अगर इसको साफ ना किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका संक्षारण होने लगता है, ये नष्ट होने लगता है। तो आपको ये टॉपिक भी पूरा क्लियर। आगे देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है खराब, गंधिता मतलब गंध। तो जब गंध खराब हो जाएगी तो उसी को विकृत गंधिता कहा जाएगा। पूरे शब्द से क्लियर कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में खुले रहते हैं तो उपचयित हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि विकृत गंधिता में कौन सी अपक्रिया होती है, तो यहाँ पर उपचयन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका उपचयन हो जाता है और चीजें सड़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते हैं। इस स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब खाद्य पदार्थों के स्वाद, गंध आदि में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इसको आप लोग भोजन में देख लेंगे घर पे। जैसे कुछ टाइम तक अगर घर पर खाने को रखा जाए या फिर भोजन को रखा जाए तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे गंध आने लगती है उसमें और वो बासी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका बचाव कैसे किया जाएगा। जैसे हम संक्षारण में क्या देखते हैं कि बचाव कैसे किया जाता है, पेंट करके। तो इसको हम लोग अगर पेंट कर दें तो भी इसको बचाया जा सकता है। आप लोग देखेंगे कि लोहे का जो सामान होता है अधिकतर उसको पेंट करके रखा जाता है, ग्रीस या तेल लगाकर। मशीन के पुर्जों को देखेंगे तो उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है या ऊपर से तेल की परत लगा दी जाती है, जिससे उसमें ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और इसका संक्षारण नहीं होता है। तथा यश दलेपन, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, किसी चीज पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जैसे कोई तवा हो गया तो उस पर हम लोग जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि पेंट तो कर नहीं सकते, ना ही ग्रीस लगा सकते हैं। तो उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं और इस तरह से उसको काफी टाइम तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ खंभों पर भी इसको लगाया जाता है, लोहे के खंभे जो बगल में लगे रहते हैं लाइट के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है। अब देखते हैं विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। अगर खाने को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, आप लोग इसको जानते होंगे। चलिए देखते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना। तो जो खाने वाली चीजें होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जहां पर गैसें नहीं जाती हैं या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, उस तरह से उसको हम लोग डिब्बे में बंद करके रखते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जाने पाए, वायुरोधी रहे। तो इस तरह से इसको हम लोग बचा सकते हैं। जैसे कुछ खाने वाली चीजें जो हो गई जो काफी समय तक सुरक्षित रखते हैं, अचार हो गया, हम लोग देखते हैं कि उसको डिब्बे में रखते हैं। तथा चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही कम क्रियाशील होती है, अक्रिय गैस होती है, जिससे हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा और हमको फिर से सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।